जो कि बोल आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कौम की बुनियाद जो होती है वो शागिर्द होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं। जितने भी औरतें आई हैं वो सिर्फ एम्पावरमेंट की वजह से। जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचायतों ने डेवलपमेंट की है। जूते कट जाते थे, एक एमएलए के पास जाते जाते फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुदस्सिर। और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखात जहरा। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नजाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। नाजरीन चलिए सीधे इनके साथ बात करते और जानते हैं इनके हालात। शेक्सपियर का कौल है, नथिंग इज गुड एंड बैड, थिंग्स मेक्स इट सो। एट लीस्ट +2 तक बच्चों को मोबाइल फोन ना दिया करें। बच्चे इसलिए बाइबल चाहते हैं कि ताकि वहाँ पे एक अच्छा टीचर हमें मिले और वहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कूलों में हाजिरी कितनी है, जबकि अरबों रुपया खर्च करती है गवर्नमेंट एजुकेशन के सिस्टम पर। एक पेरेंट कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जितनी महंगी एजुकेशन आ जाए, आने वाली नस्लें इस एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो इंसान को ये चाहिए कि एक गोल होना चाहिए जिंदगी में, क्या हमें क्या करना है, कहां तक पहुंचना है। जितने काम पिछले सालों से नहीं हो रहे हैं, आज वो हमने 3 या 4 सालों में करके दिखाए हैं। हमें मुसलमान बहसत मुसलमान सच बोलना चाहिए कि जो ठीक हुआ है वो भी बोलना चाहिए, जो गलत है वो भी बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब से 3 टायर सिस्टम बना तो किसी न किसी हद तक गरीब लोगों तक वो फायदा पहुंचा जो उनको 70 साल में नहीं हुआ। 3 टायर सिस्टम जब इन्होंने शुरू किया 2018 में, हमारे बीडीओ, हमारे एसीडी, हमारे डीसी साहब, हमारे एसएचओ, हमारे हेल्थ ऑफिसर, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर ने समझा कि ये लोग अब हमारे शरीक हो गए। क्योंकि इंसान की सोच अगर सही है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम गलत हो सकता। 1 करप्शन, 2 जो हमारे बच्चे नौजवान नशे की लत में पड़े हैं। जहां हम हेल्थ की बात करते हैं वहीं तालीम ज़रूरी है, तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ का तालीमी निज़ाम कैसा है। देखो हमारा जो ये इलाका, ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। यहाँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे कॉलेजेस, जहाँ जिस इलाके में जहाँ मैंने पढ़ा, मैंने खनबल कॉलेज में पढ़ा। मैं पैदल कुकरनाग तक जाता था, वहाँ से मैं गाड़ी में जाता था। लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो लारनू कॉलेज में जाते हैं। अगर हमारे बच्चे तो यहाँ कुकरना कॉलेज में जाते हैं। इवन इग्नो की बात, इग्नो का सेंटर भी यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब जो धीरे धीरे इसमें भी कमी आ रही है। जो पहले इसमें बहुत डेवलपमेंट हो रही थी उसमें भी कमियां जो आ रही है। जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर की बात है, हमारे भाई बशीर साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास भी एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपके पास बहुत अच्छा स्टाफ अवेलेबल है। आपके पास एमएससी, एमए टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। वो एग्ज़ाम पास करके इस गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। लेकिन जब आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनके पास ग्राउंड नहीं रहता है, तो एक पेरेंट कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, यहाँ अपने इलाके की बात नहीं करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। आप यहाँ पर एजुकेशन प्राइवेटाइज करें, यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स को बंद करके गवर्नमेंट स्कूल्स को आप अच्छा बनाएं
اور ایک نیسیسری بنائیں گورنمنٹ سرونٹس کے لیے بھی, امپلائیز کے لیے بھی, کہ آپ ان کے بچوں کو بھی ان گورنمنٹ سکولز میں داخلہ لینا ان کے لیے نیسیسری بنائیں. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. شیکسپیئر کا قول ہے, نتھنگ از گڈ اینڈ بیڈ, تھنگس میکس اٹ سو. تو میں یہاں پہ ایک کشمیری ہونے کے ناطے بات کروں گا, اور میری بات جو ہوگی وہ عام الناس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, اگر آپ گریونسز کی بات کرو گے تو آپ کے کاغذات جو ہے وہ ختم ہوں گے, لیکن گریونسز ختم نہیں ہوں گے. کشمیر کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مصائب ہے, پریشانیاں ہیں, لیکن ان کے پیچھے کون ہے؟ وہ حکومت نہیں ہے, سب سے پہلے ہم لوگ ہیں جو اس کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کشمیر کے اندر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی اگر آپ بات کرو گے تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بلیک شپس موجود ہے, جنہوں نے کہیں نہ کہیں اس ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ بدنام کر کے رکھا. آپ دیکھیے کہ ایسے ٹیچر, میں نے کل مجھے ایک پرنسپل فون کر رہا تھا کہ ہمارا ایک ایسا ٹیچر ہے کہ وہ کھارپورہ ہائر سیکنڈری, وہ ایک ہائر سیکنڈری اس جگہ پہ ہے جہاں پائیدل ہر کسی کو جانا پڑتا ہے, بچوں کو بھی پائیدل جانا پڑتا ہے. وہ جو سرکاری لینڈ ہے وہ پہاڑ پہ ہے, وہاں پہ بچوں کو پائیدل جانا پڑتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ جو ٹیچر تھے ان کو ٹرانسفر اس جگہ پہ, جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے, جو سب سے اچھے ٹیچر تھے, ان کو وہاں سے اٹھایا اور دوسری جگہ پہ شفٹ کیا. تو ایسے اگر چلتا رہا تو وہ ایک دن ایسا موقع آئے گا, وہ ہائر سیکنڈری آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی, جہاں پہ بچوں کو پائیدل جانا پڑتا ہے. بچے اس لیے پائیدل جاتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ ایک اچھا ٹیچر ہمیں ملے اور وہاں پہ ہمیں اچھی ایجوکیشن ملے. جب وہ ایجوکیشن ختم ہو جائے گا تو کون سا بچہ پائیدل وہاں تک جائے گا. تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ اگر اس دور میں اس ایل جی حکومت میں ایجوکیشن ختم ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے بھی بدقسمتی ہے اور پورے ہندوستان کے قوم کے لیے بدقسمتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دن ہوگا کہ یہاں پہ ایجوکیشن ختم ہوگی, تو یہاں کے مکینوں سے جانیں گے کیا وجوہات ہے کہ ایجوکیشن یہاں کی ختم ہوگی. دیکھیے, جو ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے پوچھا, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے یہاں ابھی پرائیویٹ زیادہ سکول چل رہے ہیں. گورنمنٹ سکولوں میں آپ ادھر لارن سے یا نبوک سے اننت ناگ تک, کپرن سے آپ لارکی پورہ تک یا اننت ناگ تک دیکھیے, گورنمنٹ سکولوں میں حاضری کتنی ہے, جبکہ اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے گورنمنٹ ایجوکیشن کے سسٹم پر. کتنے ٹیچر ہیں یا کتنے ماسٹر ہیں, سب اچھی ڈگریاں پڑھ کے ماسٹر بنے ہیں, لیکن ان کے پاس 10 اگر کسی سکول میں ٹیچر ہیں 8 ہی بچے ہیں, اگر کسی سکول میں 15 ٹیچر ہیں 4 ہی بچے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ایجوکیشن کا حال ہے. لوگوں کے پاس آنے والے وقت میں جیسے ابھی ہمارے انکم کے سورسز ختم ہو رہے ہیں, لوگوں کے پاس کل اتنے سورس نہیں بچیں گے کہ وہ کسی بچے کو, یا ہمارے آنے والے ہمارے جو نونہال بچے ہیں, اگر ہم زمین بیچ کے, کچھ بیچ کے یا مزدوری کر کے یا کچھ کر کے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں میں, ہماری نئی جنریشن میں یہ دم رہے گا کہ وہ پرائیویٹ سکول میں بچوں کو پڑھائیں گے. وہ دم رہنے والا مجھے نہیں لگتا, کیونکہ انکم کے ذرائع ادھر محدود ہو رہے ہیں. ابھی انکم کے ذرائع ادھر کچھ نہیں ہے کشمیر میں. دیکھیے, پرائیویٹ سکول اور گورنمنٹ سکول کا اگر آپس میں مقابلہ کیا جائے تو میرے حساب سے جو پرائیویٹ سکول ہے وہ نمبر 1 پہ آتا ہے ایجوکیشن دینے کے حوالے سے. کیونکہ ایجوکیشن جو گورنمنٹ ہمارے سکول ہیں اس میں جو بھی ٹیچر ہے, کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس کو گورنمنٹ وہاں پہ سیلری اچھی خاصی دیتی ہے اور کمفرٹ زون میں اس کو رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارا جو پرائیویٹ سکول ہے, پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کو ایک سکول جو چلاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4000 تک ہائی سیلری دیتا ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ آتا ہے اتنا بہتر آتا ہے کہ وہ لاجواب ہوتا ہے. کیونکہ اگرچہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول کو ایکول کرنا, پچھلی بار کچھ آرڈرز فریم ہوئے تھے, آرڈرز آئے تھے کہ آپ ایکول لے کے چلو, کچھ گائیڈ لائن بھی دیے گئے ایجوکیشن کے حوالے سے, لیکن اب بھی اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے جو پرانی سچویشن تھی ویسی ہی ہے. گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. جس دن یہ پرائیویٹ اور
गवर्नमेंट स्कूल का गैप खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे जो भाई हैं, बच्चे हैं, वो अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए एक अच्छा फैसला लेना, इस पे गौर करना कि हम किस तरह इस जो ये झंझट है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन, इसको बाहर निकाल के इक्वल करें। ये हमारी PRIs की तरफ से एक गुजारिश रहेगी, डिमांड रहेगी कि इसको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाओगे, तब जाके हमारे भाई, हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। क्या कश्मीर के अंदर अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हमने बहस छेड़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन क्या कोई बंदा ये सोच रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है वो भी हमारा ही है, और जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा है वो भी हमारा ही है, और पढ़ाने वाले लोग भी हमारे ही है? तो क्या ऐसा है कि हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो आगे बढ़ रहे और गवर्नमेंट स्कूल वाले जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे? ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात उठाइए। हमारा डॉक्टर साहब जो है उसको हॉस्पिटल में बेचैनी क्यों होती है और क्लिनिक के अंदर वो बड़े प्यार के साथ अपने पेशेंट को ट्रीट क्यों करता है? हमारा टीचर जो है वो हर हफ्ते के बाद क्यों चाहता है कि मैं लीव डाल दूं? स्कूल के अंदर उसका दिल जो है वो सुकून से क्यों नहीं बैठता है? और जो उसका ट्यूशन होता है, कोचिंग सेंटर होता है, वहां पे वो हर साल 30 साल 50 हजार की एडवर्टीजमेंट क्यों लगाता है? और सिर्फ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात नहीं है। अगर हम जो हमारा ब्लॉक डिपार्टमेंट है वहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसका जो असर हमारे कौम के ऊपर हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? वहां भी हमारे 5 साहिबान बैठे, सरपंच साहिबान बैठे, BDC साहिबान है, जो BDO साहिब होता है, क्या रिश्वत वही नहीं देते अपना नाम चमाने के लिए और अपना काम हासिल करने के लिए? क्या वो अपने BDO साहब का जेब गर्म नहीं करते और फिर उसका पैसा एक गरीब से लूटा जाता है? ये करने वाले भी कोई गैर नहीं, ये करने वाले भी हम ही लोग हैं। Sir, being the kind of real victim of this, I would try to give brief examples. क्या हो रहा है एजुकेशन में? आप अभी देखिए 10th का रिजल्ट लास्ट ईयर कितना अच्छा आया था, और उन्हीं बच्चों का अभी इस साल 11th का रिजल्ट आया, जबकि लास्ट ईयर उनका रिजल्ट जो था दैट वाज 76% और 86%, एंड दिस ईयर वही बच्चे सेम बच्चे क्लास 11th में आ रहे, क्लास 11th में, और उनकी डिमोशन हुई है। अगर 10th में 76% 86% उनकी परसेंटेज थी, तो 11th में ऐसी कौन सी चीज हुई जो उन लोगों ने उनको डिमोट कर दिया गया? तो ऐसे कौन से लूप होल्स है हमारे कॉलेज में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जिनको हमें हिट करना है? एंड द थिंग इज वी नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल। एट लास्ट आई वुड ट्राई टू से वी नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल, वी नीड टू बी अटेंटिव, एंड वी नीड टू हैव दैट फेयर ऑफ that almighty. We are being supervised by someone. For example, अगर अभी एक ऑफिसर को पता है कि मुझे हायर अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आएगा and I have to follow that order, ऐसे ही हमें कोई देख रहा है, and this world is being supervised by someone who is ruling this whole universe. हमें उससे डरना है, because this world is mortal. हमें ज़्यादा से ज़्यादा, देखो इंडिया में, मैं एग्जांपल दूंगा, इंडिया में हमारा नॉर्मल लाइफ स्पैन क्या है एक बंदे का? 65 इयर्स। वो सबसे बड़ी बात नहीं, हमारा जो अभी तक है वी आर 24 23, तो 20-25 साल तो खत्म हो गए, अब क्या बचा है? 40 इयर्स। तो हमें रेस्पॉन्सिबल होना है, बिकॉज वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट वर्ल्ड एज वेल। हम आमतौर पर क्या बोलते हैं कि ये वाली दुनिया है, ये हमें कुछ नहीं देने वाली है। यही दुनिया है जहाँ से हम सब कुछ ले सकते हैं। हम जहन्नम भी ले सकते हैं, हम जन्नत भी ले सकते हैं, हम स्वर्ग भी ले सकते हैं, हम सब कुछ यहाँ से ही ले सकते हैं। बस वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। जो भी कोई ऑफिसर है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी पे खुद के साथ भी न्याय करे और अपने प्रोफेशन के साथ भी न्याय करे। जहां हम हर एक घर में सोशल मीडिया के शिकार देखते हैं या सोशल मीडिया से क्या कुछ तरक्की होती है, तो वही हम आज कुकरनाग में ये जानेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे सोशल मीडिया के शिकार हुए हैं या पॉजिटिव रिएक्शंस आती है लोगों से। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसरी इवल। ये हमारे लिए एक नेसेसरी इवल बना है। मैं पेरेंट से बिलखुसूस गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम एक अपने पास एक क्राइटेरिया रखें कि किस बच्चे को हमने मोबाइल देना है।
मैं गुजारिश तमाम पेरेंट हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि एटलीस्ट अप टू 12th हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें। अगर आपको देना है वो छोटा सा फ़ोन दें, कीपैड वाला फ़ोन दें। ये मेरी गुजारिश हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट तमाम पेरेंट्स से रहेगी। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, 12th के बाद या हमारे पॉलिटिशियंस के पास, पॉलिटिकल वर्कर्स के पास, उनके लिए ये बहुत अच्छा वेपन है, लेकिन बच्चों के लिए हम मोबाइल फ़ोन बंद करें। I'm supposed to talk about through the light on this pros and consequences of social media. As we all know that every coin has its two faces. One is a positive side and second is negative side. In the same way, social media plays its role in two ways. One are the kind of advantages which are for some people and the disadvantages as well. जो हर किसी चीज़ के disadvantages साथ में होते ही है। मैं पूरा सोशल मीडिया को टारगेट नहीं करूंगा, मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज एट लास्ट हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इट्स यूज्ड बाय द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इंटेलेक्ट, इट्स यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल एट लास्ट। ये डिपेंड करता है कि हम किस अप्रोच से इसको हैंडल करें, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि एट लीस्ट +2 तक बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दिया करे। बिकॉज अगर हम आज की बात करें ना, आजकल जो भी स्मार्टफोन आता है उनमें एक मोड है जो जिसको पेरेंटल मोड के नाम से जाना जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, एज वी टॉक अबाउट दिस यूटी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे वो दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। देयर इज अ फीचर इन दिस मोबाइल फोन, दैट्स पेरेंटल मोड। इफ यू आर गोइंग टू सुपरवाइज योर किड having the phone as well in his hand, you can supervise, but you need to be aware as well. वो एक parental mode है। मैं हर किसी को request करूंगा, एक स्मार्टफोन में वो parental mode है, उसको आप शाम को जब भी पूरा डे खत्म होके अपने किड्स को आप बोल सकते हैं कि आप इधर मेरे पास आ जाइए, और वो पेरेंटल मोड ऑन करके आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की एक्टिविटीज क्या रही है पूरे दिन फोन में, और वो ना बंद हो सकता है ना हाइड हो सकता है, दैट इज ऑलवेज देयर। वो चीज लेके आप इसका यूज बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं। जैसे हमारा मौसम का मार है, सेब है या बाकी चीज जिन पर हम ज्यादा निर्भर करते थे, उसकी इक्तिसादी जिस पर हमारी इक्तिसादियात थी, जमीनें हमारी बंजर हो रही हैं। हमारे सेब का कीमत नहीं मिल रहा है किसी जगह, किसी मंडी में। जितना हमको लागत लगती है सेब उगाने में, उसका चौथा हिस्सा भी हमको पैसा नहीं मिलता है बाहर से, बाहर की मंडियों में से। लोग अब सेब उगाना भी छोड़ रहे हैं, तो हमारी आमदनी के जरा ये खत्म हो रहे हैं, तो कल ये प्राइवेट इदारे कहाँ से चलेंगे? तो मैंने इसीलिए बताया था कि अगर अपने स्कूलों को गवर्नमेंट, अपने इन छोटे मोटे स्कूलों को, पहले तो बुनियादी तालीम है, चलिए 12वीं जमात से लेकर गवर्नमेंट स्कूल में दाखला लेते हैं लोग, लेकिन 12वीं तक पहुंचना तो उसको है ना, सरकारी स्कूल में नीचे से पढ़ाई शुरू करनी है, तो उसको मुनज़्ज़म करना है, उसका हिसाब लेना है उन टीचरों से कि क्यों वहाँ रोल नहीं है। जब उनके अपने बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, तो दूसरा आदमी उन स्कूलों में बच्चों को कैसे, किस लिए देगा? एक तो ये कानून होना चाहिए कि किसी भी सरकारी मास्टर का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में न जाए, तभी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो अदलिया है, अदलिया के अंदर भी किसको इंसाफ मिलता है? क्या हमारा गरीब जो है इंसाफ पाने के लिए जब कोर्ट के पास जाता है, क्या कभी आपको ये एग्जाम्पल मिली कि 1 हफ्ते के अंदर उसका मसला जो है हल हुआ? नहीं हुआ। वहां पे जो वकील साहिबा ने क्या अपनी जेब को गर्म करने के लिए वो केस पे केस उसके ऊपर ठोकते नहीं है? ये हर जगह हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। और सिर्फ हम अगर गवर्नमेंट को कोसे तो क्यों कोसेंगे? क्या हम ये नहीं कहते हैं कि जो कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है वो लोगों को देख के आती है? और अगर आज आप कश्मीर के अंदर देखोगे जो कुछ हो रहा है, अगर कहीं आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट हो रही है, बंदा जो है वो काम कर रहा है, ये बंदा खुद अपने लिए काम नहीं कर रहा है, अपने जिसको हम कहते हैं ना कि अपने शौक से नहीं कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर एक फोर्स है। अगर आज टीचर, अगर आप देखोगे ना 10 बजे निकल रहा है, 4 बजे वापस आ रहा है वहां से डिपार्चर पे, ये वो खुद नहीं कर रहा है, उसका दिल उसमें नहीं लगा है, बल्कि उसे पता है कि अगर मैंने अटेंडेंस नहीं की तो शाम को मुझे टर्मिनेशन ऑर्डर आएगा। तो मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश ये है, प्लीज बी अकाउंटेबल पर्सन। जब तक आप अकाउंटेबल पर्सन नहीं बनोगे, जब तक आप इस कौम को अपना कौम नहीं समझोगे, यहां के बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझोगे, तब तक आप इस कौम को कहीं नहीं ले जाओगे। अगर मोदी जी के बदले
अमेरिका से भी कोई आपको यहां पे आके प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये कौम तब तक कहीं नहीं जाएगी जब तक हम खुद अपना मुहासबा नहीं करेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे। मेरी गुजारिश अपने ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, हमारा सागाम टंगपावा में एक 600-700 कनाल की अराजी वहां पर अवेलेबल है, सुकास्ट ने ली थी। मेरी सुकास्ट टीम से भी गुजारिश रही थी उस टाइम, उन्होंने आश्वासन दिया था, एश्योरेंस दी थी कि हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगी अगर हम इसको प्लेग्राउंड 50 या 60 कनाल उस अराजी में अगर प्लेग्राउंड के लिए खर्च होते, एक एडवांस्ड प्लेग्राउंड रहता। ये सिर्फ सागाम ब्लॉक की बात नहीं, वहां पर कुकरनाग के बच्चे भी खेलने आते। अगर हम अच्छाबल से ऊपर, दयालगाम से ऊपर और लारुन गावरन तक हमारे पास अभी हमारे नौजवानों के लिए एडवांस्ड प्लेग्राउंड नहीं है। मेरी गुजारिश, यहाँ पर बहुत मुलाजमीन भी बैठे हैं, उनसे रहेगी जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं इसमें लगाएं कि हम अपने लड़कों के लिए कोई अच्छा प्लेग्राउंड यहाँ बनाएं। अवेलेबल मैं आपको आइडेंटिफाई जमीन यहां से करके देता हूं कि टंगपावा में हमारी 600-700 अराजी अवेलेबल है। 50-60 कनाल आप एक एडवांस्ड प्लेग्राउंड के लिए बनाएं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि अगर आप सही मानों में लोगों को यहां एम्पावर करना चाहते हैं तो पंच से लेकर पूरा डीडीसी तक, सरपंच साहब, बीडीसी साहब, डीडीसी साहब, सबको एम्पावर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट विद इन द कोर्ट लाया है, लीगल एड सिस्टम। लीगल एड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर किसी भी नागरिक को किसी भी हवाले से, चाहे वो करप्शन के हवाले से, इंडिविजुअलिटी के हवाले से अगर कोई बात है, तो वो लीगल एड हर कोर्ट में, अगर ये मुंसिफ कोर्ट है वहां पे चेयरमैन तहसील लीगल एड अथॉरिटी कमेटी बैठती है, और अगर ये डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डलसा में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी में वहां पे एक जज साहब होते हैं। सिंपल, बिना किसी वकील से संपर्क करे आप डायरेक्ट अपनी जबान में अपने हालात बयान कर सकते हैं और वहां उनको दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपको कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनता है, अगर आपका ऑफिसर आपको रोड नहीं देता है, नलका नहीं देता है, बिजली नहीं देता है, उन ऑफिसर्स को वहां से डायरेक्शन मिलेगी। और मैं समझता हूं इससे बड़ा बदलाव कोई नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारे लोग बातें करेंगे कि ये नहीं हो रहा है। आपको सिटीजन राइट को जगाना होगा। आपको सिटीजन राइट, जहां पे आपके, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर हमारा कोई आपको ये कहता है कि यू हैव डन दिस क्रिमिनल एक्ट, आपने ये गैर कानूनी काम किया है, एंड यू आर पुनिश्ड फॉर दैट सब्जेक्ट टू प्रूफ। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मेरे राइट्स कहीं पे वायलेट होते हैं, तो आप अपने राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के लिए, उसके हल के लिए आपके पास कोर्ट है, आपके पास डिप्टी कमिश्नर है, आपके पास बीडीसीज है, डीडीसीज है, आप उनके पास जाइए, अपनी शिकायत का अजाला करिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है। अगर हम बच्चियों की बात करें, या कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पे आने से लड़कियों को रोका जाता है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ स्टूडेंट बच्चियां, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौम की बुनियाद जो होती है वो शागिर्द होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं। लेकिन इस पे किसी को नजर ही नहीं है कि बच्चों के साथ आजकल क्या हो रहा है। मतलब बच्चे सारे ड्रग्स में मुलविस है, बच्चे सारे ड्रग्स कर रहे हैं, लेकिन उसके इवज कौन, मतलब ये मालूमात उनको दी जाती है, कौन काउंसलिंग करता है, ड्रग्स कैसे पहुंचते हैं, चाहे कॉलेजेस में, स्कूल्स में या किसी और जगह पे ड्रग्स कैसे पहुंचते हैं, ये किसी को अंदाजा ही नहीं है कि हमारी कौम जो है, हमारे बच्चे जो है कितनी बर्बाद हो रही है। बस मेरा क्वेश्चन यही है कि बच्चों के लिए जो मतलब आपको इकदामात उठाने चाहिए थे, आप क्या उठा रहे हैं? We were talking about the women empowerment. If I have tons of real life experiences through which kind of experiences, which kind of journeys our girls are going through. For example, being a student in our college, I am studying in a college where there is co-education, sir. And you know what, कॉलेज से जब भी कोई लड़की निकलती है ना, तो रोड पे उसको 3 बजे कॉलेज से निकलती है ना, 4 बजे तक वेट करना होता है गाड़ी का कि कौन सी गाड़ी आई। सीट बावजूद होने के भी ड्राइवर नहीं रुकता है। रीज़न ये है कि इसको
बिडर से सागम जाना है, इसको बिडर से किनगाम जाना है, इसको बिडर से ये हयातपुरा जाना है, वो नहीं रुकता है। रीज़न क्या है? देखो हम अकाउंटेबल नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हम तो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रीज़न ये है कि हमारा जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन है जो भी किसी पॉलिसी का, दैट्स नॉट वर्दी एज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस हम कोई भी पॉलिसी फ्रेम आउट करते। तो मेरा ये है, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सजेशंस आई वुड लाइक टू गिव हियर, दैट्स जस्ट आस्क दीज ड्राइवर एसोसिएशन, जो हमारी ड्राइवर एसोसिएशन है यहाँ की, उनसे बताइए कि उनसे बात करिए। अगर स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते, आपको सीट होती भी है अवेलेबल, आप उनको क्यों नहीं लेते हो? ये ज्यादातर गर्ल्स के साथ होता है, बिकॉज उनका उतना बोलचाल नहीं होता, वो ड्राइवर के साथ आर्ग्यू नहीं कर पाती है। एक लड़का आर्ग्यू कर सकता है तो उसको चढ़ा लेता है, एक लड़की को नहीं चढ़ाता है। दिस इज फर्स्ट थिंग जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। एक तो ये लूप होल है, मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज हम आए थे कुकरनाग के इलाके में यहाँ के लोगों से बात करने। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और अगर आप भी चाहते हो हम आपके इलाकों में आए, आपसे बात करें और आपके जो भी मुद्दा व मकसद हो वो आपसे सुन के आला हुक्काम तक पहुँचाए। तो इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।